जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कंप्यूटर के क्वेश्चनोत्तरी का और महिला बाल अपराध के क्वेश्चनोत्तरी का, तो वो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे महिला और बाल अपराध से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं, वैसे आगे मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ाया था, लेकिन अभी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सीरीज चलाऊंगा जिसके अंदर 50-50 क्वेश्चन के हम 200 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे, सभी को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे सभी को। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज की हमारी सीरीज का शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहले जो महिला अपराध से संबंधित जो आईपीसी वगैरह है वो मैं आपको एक साथ में स्लाइड भी चल रही होगी और ऊपर से मैं यहाँ पे बोल के बता दे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे 50 क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन हम करके इस सीरीज को आज खत्म करेंगे यहीं पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है महिला अपराध से संबंधित जितनी भी जो इंपॉर्टेंट आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शुरू में भारतीय दंड संहिता आईपीसी ये कब लाई गई थी? ये 1860 के अंदर लाई गई थी। उसके बाद में दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अंदर लाया गया। फिर निर्भया एक्ट 2013 के अंदर आया गया। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंदर लाया गया। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाया गया। यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा, जो अधिनियम है ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से साल के अंदर लाया गया या इससे संबंधित जितनी भी जो धाराएं वगैरह आई हैं उनके अनुसार कोई भी जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर क्लियर कर लिया है और यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्म के अंदर उनको और क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ अधिनियम कब लाया गया? 1961 के अंदर लाया गया। फिर घरेलू हिंसा अधिनियम कब लाया गया? ये 2005 के अंदर लाया गया। फिर हिंदू विवाह विधि अधिनियम ये 1955 के अंदर लाया गया। फिर स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम ये 1986 के अंतर्गत लाया गया। यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्म में करें तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको नहीं समझाऊंगा। जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैं आप लोगों को करवाते जाऊंगा। यहाँ पर प्रसव पूर्व गर्भाधान पीसीपीएनडीटी 1994 के अंदर लाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के तौर पे, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें और इसके बारे में जो अपनी पीछे की क्लास है उसके बारे में पूरी जानकारी वहां से ले लें। फिर सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अंदर लाया गया। फिर पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंदर लाया गया। फिर धारा 354, अब यहाँ से कुछ धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फॉर्म के अंदर मैंने इनको सजाया है, तो आप लोग यहाँ से समझें और इनको अच्छे से याद करें ताकि आपका एग्जाम के अंदर महिला अपराध से संबंधित जितने भी जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो एक भी गलत नहीं हो। तो धारा 354 है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, इसके अंदर इसको परिभाषित किया गया है। फिर ये धारा 354A, इसके अंदर यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। फिर धारा 354B बलपूर्व नग्न करना या विवश करना, ये एक बार मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष लेके आया वन लाइनर फॉर्म के अंदर ताकि आपका यहाँ से रिवीजन हो जाए और आगे के जो हमारे क्वेश्चन है वो गलत कम होने के चांस हो जाए। फिर धारा 354B बलपूर्व नग्न करना या विवश करना। धारा 354C तांजा करना। धारा 354D पीछा करना। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जिससे लज्जा का अनादर हो, ये सारे इसके अंदर परिभाषित किए गए हैं। फिर धारा 376 ये बलात्कार को परिभाषित करती है। धारा 376A स्त्री को डरा धमकाकर बलात्कार करना जिससे उसको गंभीर क्षति पहुंचती हो या उसकी मृत्यु हो जाती हो, ये धारा 376A के अंदर परिभाषित किया गया है। फिर धारा 376B पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना, ये बलात्कार माना जाएगा। ये 376B के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। ये सारे मैंने अच्छे से इसकी क्लासें करवा रखी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर समझा रखा है और उसी का ये वापस दोहराव है और रिवीजन है और यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा महिला बाल अपराध से। फिर ये धारा 376C किसी अधिकारी या सेवक जिसकी अभिरक्षा में स्त्री को रखा जाता है के द्वारा यौन अपराध करना, इसको 376C के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 376D सामूहिक बलात्कार को परिभाषित करती है। फिर धारा 376DA ये 16 वर्ष से कम आयु की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार को परिभाषित करती है। फिर धारा 376DB 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार को परिभाषित करती है। फिर है धारा 366 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना बहलाना, तो ये धारा 366 के अंतर्गत परिभाषित होता है। फिर धारा 366 के
16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, ये 366 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 366 खे, इसके अंदर 21 वर्ष से कम उम्र की विदेशी महिलाओं को गैर कानूनी संभोग के लिए मजबूर करना, ये धारा 366 खे के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, ये धारा 372 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। ये जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं कुछ, जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चन बनेंगे और इनको आपको रटना है, चाहे याद करना है, चाहे बार बार रिवीजन करके कैसे भी याद करो, आपको ये याद करना है। यहाँ से आपके लिए 100% क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन है वो यहीं से आपके पूरे बनेंगे। तो आप इनको एक बार अच्छे से रट लो, अच्छे से इनको समझ लो, अच्छे से इनको तैयार कर लो। अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन। जो आज की इस सीरीज के क्वेश्चन है, जो हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का संशोधित अधिनियम किस वर्ष का है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4 इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2018 सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये धारा 354 का मुद्दा है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा का। किसके लिए? यौन उत्पीड़न के लिए सजा का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 354 बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, धारा 354 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी महिला की तरफ ताक झांक करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 354 सी के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो 6 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीछा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे शब्द जो अंग विक्षेप या स्त्री लज्जा का अनादर करे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष को जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, ये आईपीसी की कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 376 डी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 376 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 376 ए में। क्या हो जाएगा 10 नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, धारा 376 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो इसके अंदर कुछ धाराएं दी हुई है और उसके बाद में किस धारा के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है वो आगे सुमेलित करने के लिए हमें बोला गया है। इसमें से कौन सा है वो सही सुमेलित है वो हमें छांटना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 376 बी, जिसमें प्रावधान किया गया है पति द्वारा पत्नी के साथ प्रत्यग्रहण के दौरान मैथुन करने की ये जो प्रक्रिया है ये धारा 376 बी के अंतर्गत आती है और ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आईपीसी की धारा 376 जमानती है या गैर जमानत अपराध या गैर जमानती अपराध है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर जमानती। आप लोगों को मैंने पहले समझाया था कि जमानती और गैर जमानती क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी जो पीछे की क्लासें ले रखी है मैंने महिला बाल अपराध से संबंधित, वहां से आप देख सकते हैं और वहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर एक एक वर्ड समझा रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां से आपको समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन महिला बाल अपराध का एक भी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13, किसी भी महिला के सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 376 डी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 376 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, धारा 376 डीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है वो धारा 376 डीबी के अंदर किया गया है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, धारा 376 डीए किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 साल की कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार करने की जो घटना है, जो क्रिया है, ये धारा 376 डीए से संबंध रखती है और इसके अंदर इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, साल खाली जगह दी हुई है, साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। क्या दिया है? 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार की घटना अगर घटती है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। वो है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर ऐसा कोई भी घिनौना अपराध होता है तो उसके अंदर हमें ये मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के किस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाम 6 बजे के बाद अथवा सुबह 6 बजे से पहले, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, महिलाओं का पीछा करना या ताक झांक करने पर आप लोग ध्यान देना, जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं, अगर ऐसी कोई भी अगर घटना आप लोगों के द्वारा भी अगर की जाती है तो आपके ऊपर भी ये लागू होती है। तो किसी के साथ ताक झांक नहीं करना है, अपना पढ़ाई से मतलब रखना है और जिस काम के लिए जाते हैं उस काम से ध्यान रखना है। अगर ताक झांक करते हुए किसी के साथ पकड़े गए, मिल गए, तो देख लेना ये क्या प्रावधान करती है सजा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमानती। प्रथम बार में ये अपराध अगर किया जाता है तो ये जमानती होता है। थोड़ा पेन का इश्यू है तो मैं दूसरा पेन चेंज कर रहा हूं। तो क्या है 18 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट बार के अंदर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ताक झांक करता हुआ अगर पाया जाता है और पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ अगर केस दर्ज होता है तो वो पहली बार में जमानती है, यानी कि उसको जमानत के ऊपर रिहा कर दिया जाएगा, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, भारतीय दंड संहिता के संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर अपराधी के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 19 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष की सजा। कितना? 10 वर्ष की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, भारतीय दंड संहिता में सभी अस्पतालों के लिए यह प्रावधान है कि बलात्कार या तेजाबी हमला पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे और अगर इसमें विफल होते हैं तो वहां पे कितनी सजा का प्रावधान उस संस्था के लिए किया गया है? तो ये है हमारा राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 7 वर्ष। 20 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 7 वर्ष। इसके बाद में कुछ दहेज से संबंधित महिलाओं के प्रति जो धाराएं जिनका गठन किया गया है और उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है, तो उन धाराओं की हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके आगे इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो करेंगे 21 से। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर लाया गया था, लेकिन ये संशोधित अधिनियम 1986 पारित किया गया, यानी कि 1986 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ धाराएं हैं। तो आईपीसी की जो धारा 498 ए
ये निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न अगर किया जाता है किसी भी महिला स्त्री के साथ में, तो इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। फिर है नेक्स्ट आईपीसी की धारा 304 बी, जिसमें दहेज के कारण से अगर किसी भी स्त्री महिला की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 बी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। फिर है आईपीसी की धारा 376 सी, जिसके अंदर दहेज उत्पीड़न से अगर आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, यानी कि उस महिला स्त्री या लड़की को इतना परेशान टॉर्चर करना कि वो दहेज के कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या आत्महत्या कर ले, तो इसके लिए 376 सी के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में दहेज अधिनियम से जुड़ी कुछ और धाराएं हैं जिनकी हम और चर्चा कर लेते हैं। धारा 2, जिसके अंदर दहेज का अर्थ कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, यह परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत। फिर है धारा 3, दहेज लेना देना एक अपराध है, यह धारा 3 के अंदर परिभाषित किया गया है। फिर है धारा 4, दहेज की मांग के लिए जुर्माना, ये धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 4A, दहेज प्रकाशन या विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय संपत्ति में हिस्से का प्रस्ताव, ये धारा 4A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर धारा 6, जिसके अंदर दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना, यानी कि इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। मैंने पहले की जो क्लासें ली है उनके अंदर स्पष्ट तौर पे एक एक वर्ड को समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर कोई भी अगर स्त्री को अगर दहेज दिया जाता है और अगर उसको धारण करने के लिए अगर मान लो 18 वर्ष बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को धारित करवाया जाता है वो दहेज, यानी कि और दहेज धारित करवाने के बाद में जैसे ही वो स्त्री वयस्क होती है या लड़की वयस्क होती है तो उसको वापस स्थानांतरण करवाना होता है, उसको हैंडओवर वापस करना होता है। तो ये धारा 6 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर ये धारा 8A, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करने को प्रावधान किया गया है। फिर है धारा 8B, जिसके अंदर दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति, ये धारा 8B प्रावधान करती है। इसके बाद में अब इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन वापस स्टार्ट होते हैं 21 से। तो पहला 21 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। कितनी बताई गई है 21 के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर 2 स्थितियां बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8B, यानी कि धारा 8B के अंतर्गत की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। तो 23 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को दहेज का जो अर्थ है वो कौन सी धारा में बताया गया है। 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के अंतर्गत। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेने देने में सहयोग करने वाले भी, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्गत इनके ऊपर आते हैं या इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ये किस श्रेणी के अंदर आएंगे, अपराध की श्रेणी के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, स्त्री धन का अर्थ बताइए, यानी कि स्त्री धन को परिभाषित किया गया है कौन सी धारा के अंतर्गत और किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो ये हमारे को राइट आंसर यहाँ पे पूछा है 26 का। तो 26 के अंदर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्री धन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। 26 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। तो ये हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 4। ऑप्शन नंबर सी 27 का धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता का धारा 304 किससे संबंध रखती है। तो धारा 304 अभी मैंने आप लोगों को बताया था 28 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहेज के कारण मौत होना।
दहेज के कारण से मृत्यु होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 में दहेज लेना, देना, उकसाना आदि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडनीय भी है, अपराध भी है और इसमें जुर्माना भी होगा। क्या होगा? सारे के सारे इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई भी दहेज लेने के लिए, देने के लिए और लेने के लिए उकसाने वाले को भी धारा 3 और 4 के अंदर दंडनीय अपराध माना है, दंडनीय भी माना है, अपराध भी माना है और जुर्माना देने योग्य भी माना है। तो 29 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, इसके अंदर यानी कि 498A के अंदर क्या परिभाषित किया गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न करना। निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दहेज के कारण मृत्यु हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा विश्लेषित करती है। तो ये 31 क्या करती है? 31 करती है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 304 के अंतर्गत, 304 के अंतर्गत। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 का राइट आंसर 32 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करना जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? यानी कि अगर दहेज उत्पीड़न से तंग आकर अगर कोई भी स्त्री मर जाती है या आत्महत्या करने की अगर कोशिश करती है तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 306। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 306। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत विवाह के कितने वर्ष के भीतर किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था या किया जाता था, उसके पति व रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो 33 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के भीतर अगर ऐसा कोई मामला घटित होता है? तो 7 वर्ष के भीतर। यानी कि कोई भी स्त्री की अगर शादी होती है और शादी होने के पश्चात 7 वर्ष के अंतर्गत उसकी अगर कोई भी विभिन्न विशेष प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर ये साबित हो जाता कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था या परेशान किया गया था, उत्पीड़न किया गया था, तो उनको 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 कहता है दहेज लेन देन एक अपराध है, ये किस धारा में कहा गया है? यानी कि दहेज एक अपराध है, ये कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 3। 34 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन एवं मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है या परिभाषित किया गया है? तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 2। इसके अंदर धारा 2 के अंतर्गत 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कोई दहेज विवाहित है के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 6। ऑप्शन नंबर सी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A संबंध रखती है। तो 37 है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ और अधिनियम और कुछ और नियम है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन फिर करेंगे। तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया? 1986 के अंतर्गत। सती रोकथाम अधिनियम कब लाया गया? 1987 के अंतर्गत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 2005 के अंदर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब लाया गया? 2013 के अंतर्गत। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब लाया गया? 1994 के अंतर्गत। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लाया गया? 1956 के अंतर्गत।
इसके बाद में इनसे संबंधित जो और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो पेपर के अंदर आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, वो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं वापस 38। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, 1986 के अंतर्गत। कब किया गया था? 1986 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने हेतु कौन सा अधिनियम लाया गया है? तो 39 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार प्रथम बार अपराध करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 40 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष की अवधि का कारावास तथा 2000 रुपए का जुर्माना। तो 40 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष की अवधि का कारावास तथा 2000 रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 41 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपए का जुर्माना। तो 41 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार कोई पीड़ित जिसके पास शिकायत दर्ज करवा सकता है, यानी कि किसके पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो ये 42 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिला न्यायालय के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, घुमा फिरा के आएंगे, आपको कभी साल दे देंगे, किससे संबंध रखते हैं या कौन सा संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं, ये क्वेश्चन दे देंगे और उसकी धारा, संबंधित जो धारा है वो आपको ऑप्शन में दे दी जाएगी। तो 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सती प्रथा रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो 44 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829। 44 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो 45 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। 45 के अंदर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून जिस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था वो थी राजस्थान की राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो 46 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। ऑप्शन नंबर बी, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो 47 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। 47 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 48 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 ऑप्शन नंबर बी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 2006। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन से कृत्य आते हैं? तो 49 के अंदर डी, यानी कि सारे आते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, महिला की गरिमा उल्लंघन, अपमान और तिरस्कार, वित्तीय साधनों से वंचित करना, यानी कि वित्तीय जो साधन है उनसे अलग थलग करना, उनसे वंचित करना, उनसे बहिष्कृत करना, ये सारे के सारे करते हैं वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस सीरीज का
लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारों के बारे में सूचित करना होता है। तो ये है हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर दिया है ए व बी दोनों। ए और बी के अंदर क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता मांग कर सकती है और उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। आर्थिक राहत, बच्चे का अस्थायी संरक्षण, निवास में मुआवजे की मांग, ये सारा का सारा वो स्त्री या महिला कर सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर दिया है ए और बी दोनों। 50 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज की ये हमारी सीरीज थी महिला और बाल अपराध से संबंधित इंपॉर्टेंट धाराएं, अधिनियम और क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं आईपीसी की, जो इंपॉर्टेंट अधिनियम नियम है, उनको भी मैंने आप लोगों को करवा दिया यहाँ पर। और आज की सीरीज को मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आप बने रहें आगे 3 और क्लास के अंदर, जहां पर मैं 200 क्वेश्चन और धाराएं, अधिनियम ये सारे कंप्लीट करवा दूंगा और यहां से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।